गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे दाब की। दाब क्या है? तो नॉर्मली अपन दाब या प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो क्या देते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कोई भी एक सरफेस है, कोई एक सतह है, अगर उसका क्षेत्रफल है सपोज ए और इस पर कोई बल लगा रहे हैं तो क्षेत्रफल ए और फोर्स एफ है, तो दाब जो होता है वह एफ बटे ए अपन डिफाइन करते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या इसको डाइन में, पास्कल में, बार में, टोर में, अलग अलग मात्रक में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज इसी पर अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, जब दाब की बात कर रहे हैं तो कोई भी तरल पदार्थ के लिए, तरल पदार्थ का मतलब है फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पर दो प्रकार से है, गैस या लिक्विड। अगर कोई भी तरल पदार्थ है वह विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में है तब उसके लिए अपन कोई एक सतह का काल्पनिक इमेजिनेशन करते हैं कि उस फ्लूइड के लिए एक सतह है और वह सतह के ऊपर एक क्षेत्रफल है। जो सतह है उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट अपन क्षेत्रफल का ले लेते हैं, जिसको मैंने डी ए लिया है, अल्पांश लिया, क्षेत्र अल्पांश बोलते हैं। तब अपन कह सकते हैं कि जो दाब है, दबाव है, वह उस फ्लूइड के द्वारा या उस फ्लूइड के द्वारा जो सतह के कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट के लंबवत लगने वाला बल। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड, ये द्रव है, ये है इस पात्र, इस वेसल की दीवार पर लंबवत बल लगा रहा है इस दिशा में, ऐसे। तो इसके ऊपर जो लंबवत बल लगा रहा है वह बल अल्पांश मैंने डी एफ लंबवत लिया है, और जितनी दूरी में बल लगा रहा है उसका क्षेत्रफल लिया है डी ए। तो जो दाब है यहाँ पर किसी भी तरल पदार्थ के द्वारा जो विराम अवस्था में है कोई, तो उसकी सतह का सूक्ष्म क्षेत्र अल्पांश डी ए है, तो वह सूक्ष्म क्षेत्र अल्पांश डी ए पर लगने वाला लंबवत बल डी एफ लंबवत है। तो दाब दोनों का अनुपात होता है, जहाँ पर ए क्षेत्रफल की परिमित समतल सतह है और जिसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान है। अगर मैं क्षेत्रफल ये मान रहा हूँ ए, जिसका अल्पांश डी ए मान लेता हूँ उस पर, तो इस पर जो दाब है वो प्रत्येक बिंदु पर बराबर होना चाहिए, यूनिफॉर्म, अर्थात बल है वह यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एफ है, बल एफ है वह यूनिफॉर्म या एक समान होना चाहिए। जहाँ पर एफ जो लंबवत है उसको अपन ने सतह पर अभिलंब बल माना है, ठीक है। अगर एक समान सतह पर जब दाब है तब इस अवकल को अवकल समीकरण के रूप में जो लिखा गया है, अवकलन के रूप में लिखा गया है, इसको अपन पूर्ण रूप से लिख सकते हैं P बराबर एफ नॉर्मल बटे ए। नॉर्मली दाब का जो मात्रक है वो अपन पास्कल के रूप में लिखते हैं। एक पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम के इस पद्धति के अंदर, और इसको बार के रूप में भी लिखते हैं। इसको जो बार होता है वह बड़ा मात्रक है कि 10⁵ अर्थात 1,00,000 पास्कल है, वो एक बार के बराबर होता है। और इसको अपन पर्यावरण विज्ञान में या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अपन एटमॉस्फेरिक साइंस या एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं, या अपन वातावरण से संबंधित जब दाब के ऊपर जानकारी ले रहे होते हैं जनरल लाइफ में, तब उसको अपन वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में भी लिखते हैं P0। वह भी नॉर्मली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10⁵ पास्कल ही होता है, एक बार के बराबर ही होता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड मान है वह 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। सी लेवल पर इसको अपन नापते हैं। अभी अपन देखते हैं कि दाब है वह गहराई के साथ किस प्रकार से कम ज़्यादा होता है। अगर अपन समुद्र लेवल को, जो समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, ये समुद्र लेवल है, तो इस समुद्र पानी है नीचे, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, अगर गहराई के अंदर दाब का व्यवहार देखते हैं कि गहराई में परिवर्तन के सापेक्ष दाब किस प्रकार से परिवर्तित होता है। नॉर्मली आपने बांध की जो दीवारें हैं, वो डैम बनाते हैं, उसकी दीवारें देखी होंगी कि उसकी दीवारों का जो आकार है, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से होता है, नीचे का क्षेत्रफल ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो द्रव्यमान और घनत्व बढ़ने के कारण से दाब का मान बढ़ता जाता है। तो अपन देखते हैं, यदि जो भी अपन ने फ्लूइड लिया है, तरल पदार्थ लिया है, उसका भार नगण्य है, तो भार अगर नगण्य है तो जो दाब है वो सारे के सारे आयतन में एक समान होगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना, किसी भी फ्लूइड का, गैस या द्रव का भार है वो नगण्य नहीं होता है। अगर नगण्य नहीं होता है, इसका मतलब है जो फ्लूइड है वह
उसका जो वेट है वह नेग्लिजिबल नहीं है। तो नेग्लिजिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखिए कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब का मान बढ़ेगा। गहराई बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी फ्लूइड की तो उसमें ज़्यादा गहराई होने के कारण से उसमें जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसकी मात्रा बढ़ेगी। उसकी मात्रा बढ़ने के कारण से उसमें क्या आयतन बढ़ेगा, आयतन के साथ उसकी घनत्व उसका निश्चित है। तो आयतन बढ़ने के कारण से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने के कारण से गुरुत्वाकर्षण के कारण से उसका भार बढ़ेगा। तो भार बढ़ने के कारण से बल बढ़ेगा और बल बढ़ने के कारण से दाब बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये कोई पात्र है जिसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। अगर यहाँ पर बीच में एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जो कि बॉटम लेवल से वाई गहराई पर है, बॉटम लेवल से तल से, और इस अल्पांश का जो मान है वह डी वाई है। तो डी वाई है तो देखिए इस डी वाई के कारण से जो भार है वो डी डब्ल्यू माना है मैंने, और इस पर लगने वाला जो दाब है वह P है। तो उसका भार कितना हो जाएगा पी ए। तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू बराबर पी ए मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि डी वाई ये द्रव का एक भाग है और सतह का क्षेत्रफल ए है। तब जो दूरी है यहाँ पर मैंने जो डी वाई अल्पांश लिया है, डी वाई अल्पांश है, डी वाई अल्पांश, और यह बॉटम से वाई दूरी पर है। तो दूरी है वो देखिए यहाँ पर इसके लिए कितनी है, वाई से वाई प्लस डी वाई तक परिवर्तित हो रही है। तो ये दूरी वाई है और ये दूरी है वाई प्लस डी वाई, तभी तो ये अल्पांश डी वाई दूरी का लिया हुआ है। तो y से y प्लस डी वाई दूरी के लिए जो डी वाई अल्पांश है, जो डी वाई अल्पांश है उसके लिए भार कितना होगा। तो उसके लिए भार का मतलब होता है mg। तो भार यहाँ पर देखिए mg होता है। तो mg बराबर वेट, और m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को अपन घनत्व वाले सूत्र से लिख सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये हो गया घनत्व है और ये हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। इसीलिए द्रव्यमान क्या हो गया, रो वी। वी क्या है, आयतन है, और रो है घनत्व है। तो यहाँ पर देखिए जो भार है वो लिख दिया है आयतन गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो आयतन गुणा घनत्व हो गया है द्रव्यमान और गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान, तो देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आयतन को अपन लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो भी अल्पांश अपन ने लिया है, जो छोटा सा अल्पांश लिया था उसकी ऊंचाई तो डी वाई है और उसका जो क्षेत्रफल है वो मैंने ए मान लिया है। तो क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ये हो गया और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आयतन। तो ये आयतन आ गया ए डी वाई, गुणा रो हो गया घनत्व गुणा जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो जो भार है डी वाई अल्पांश का, उस भार का मान हो गया है ए डी वाई रो जी, अर्थात ए रो जी डी वाई। ओके, अब उस अल्पांश के लिए देखिए, उस अल्पांश के लिए अगर प्रेशर का मान y दूरी पर P है, दाब का मान y दूरी पर P है, तो वहाँ पर बल का मान P डॉट ए हो जाएगा। और जो जो अपन चूँकि यहाँ पर ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर अगर P है तो निचली सतह पर क्या होगा, P प्लस डी ए, क्षेत्रफल में परिवर्तन के गहराई में परिवर्तन के कारण से, गहराई में परिवर्तन के कारण से, अर्थात दोनों के बीच में जो अंतर है वो डीपी होगा। एक प्रकार से यूँ मान लीजिए दाब का जो अंतर है ऊपर और निचली सतह, जो अल्पांश लिया है यहाँ पर, अल्पांश कौन सा था, ये वाला अल्पांश, ये अल्पांश लिया ना, यहाँ पर वाई दूरी ऊंचाई पर है और यहाँ पर वाई प्लस डी वाई है। तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी प्लस डी पी है। ओके, ऐसा ही है। तो यहाँ पर इस वाई दूरी के लिए जो अल्पांश है उसके लिए दाब P और क्षेत्रफल A, तो बल होगा पी ए। जो जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो y प्लस डी वाई दूरी जाएगी, तो उसमें और ज़्यादा गहराई हो गई है। तो गहराई के कारण से यहाँ पर जो दाब हो जाएगा P प्लस डी पी हो जाएगा, और क्षेत्रफल A है तो वहाँ पर जो बल है P प्लस डी पी इंटू ए हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बल का अंतर है वो कितना होगा, इन दोनों के बीच में बल का अंतर पी ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इसके खुद के भार के कारण से भी जो होगा वैल्यू वो देखिए वो कितनी होगी। चूँकि अगर ये कहूँ कि ये वाला जो लोअर सतह का जो भार है वह ऊपर की ओर और ऊपरी सतह का भार है वो नीचे की ओर, ठीक है, और साथ में
बैलेंस की कंडीशन में इसका खुद का जो भार है वह भी ऊपर की ओर, ये सतहों के बीच का अंतर और इसका खुद का जो घनत्व का भार है ऊपर की ओर, तो इसको अपन क्या करेंगे वाई डायरेक्शन, क्योंकि साइड के अंदर तो कोई बल है नहीं, लंबो दिशा में बल लेते हैं अपन सतह के लिए लंबो दिशा में, इस प्रकार लंबो दिशा तो केवल वाई डायरेक्शन मिलेंगे, तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो बल है वो संतुलित करेंगे और संतुलन की अवस्था में वह ऊपर और नीचे दोनों बल है वो जीरो होता है संतुलन की अवस्था में। तो देखिए, तो निचली सतह है जिस पर ऊपर की ओर भार लगता है वो पी ए, ऊपरी सतह है जिस पर नीचे की ओर भार लगता है वह हो जाएगा पी प्लस डी पी इंटू ए, नीचे की ओर भार लगने के कारण सामान्य दिशा हो जाएगी, और जो उसका द्रव्यमान के कारण से भार है वह भी नीचे की ओर लगता है हमेशा गुरुत्वाकर्षण, तो वह भी माइनस साइन में जाएगा, तो माइनस रो जी ए डी वाई बराबर जीरो। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते तो जाएगा पी ए माइनस पी डी पी ए इंटू रो जी ए डी वाई, तो पी ए से पी ए कैंसिल और यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल, तो डी पी, तो ये देखिए आ जाएगा माइनस का डी पी माइनस का रो जी डी वाई, तो डी पी बटे डी वाई बराबर माइनस का रो जी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वाई का मान बढ़ता है वैसे वैसे पी का मान घटता है। मतलब क्या हुआ, वाई का मान बढ़ने का मतलब यहाँ पर यह है, यूँ समझिए कि देखिए ये समुद्र का तल था और यहाँ पर अपने अल्पांश बना था, तो ये वाई था ना, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थात पानी की सतह जो जो ऊपर की तरफ पानी के अंदर ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे पानी का जो दाब है वह घटता हुआ जाएगा, जो जो नीचे की तरफ जाएंगे पानी का दाब है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो अपन डी पी बटे डी वाई बराबर माइनस का रो जी लिख सकते हैं। अब उसी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वापस आते हैं। अब उसने कोई दो पॉइंट ले लिए हैं अपने सतहों के लिए, वापस वही वाई प्लस डी वाई वाला ही कर सकते हैं। तो पॉइंट एक जहाँ पर प्रेशर P1 है, पॉइंट दो जहाँ पर प्रेशर P2 है। जहाँ पर दाब P1 है वह समुद्र तल से बॉटम से उसकी जो गहराई वो y1 है, जहाँ पर प्रेशर P2 है वहाँ पर गहराई y2 है। y1 और y2 गहराई के बीच का जो अल्पांश है उसको अपन ने मान लिया है y2 माइनस y1 बराबर h, या यूँ कहिए dy बराबर y2 माइनस y1 बराबर h ऊंचाई मान लिया है। ओके, तो अब इसके लिए देखिए जो दिया गया समीकरण है इसका अपन कर देते हैं इंटीग्रेशन। प्रेशर हो जाएगा P1 से P2 तक चेंज और जो गहराई है वो चेंज हो जाएगी y1 से y2 तक चेंज। तो P1 P2 से प्रेशर चेंज करेंगे, y1 y2 से गहराई चेंज करेंगे, तो इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर अपने पास वैल्यू आती है P2 माइनस P1 बराबर माइनस का रो जी y2 माइनस y1। y का समाकलन करेंगे, dy का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा y, लिमिट रख देंगे तो y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 क्या है, h गहराई, तो P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा P2 ये हो जाएगा रो जी एच विद माइनस साइन। ओके, अगर मैं कहूँ पॉइंट P2 के ऊपर जो प्रेशर है वो मैं रेफरेंस के सापेक्ष ले लेता हूँ P0। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस P0 को P0 माइनस P बराबर माइनस का रो जी एच। पॉइंट P2 है उसको रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ कि जीरो डेप्थ का मतलब ये हो गया है कि गहराई है वो जीरो है, एकदम से बॉटम में ले लिया तो ये P0 हो गया, और P1 है वो कोई भी ऊंचाई के सापेक्ष प्रेशर ले लिया, तो P1 को मैंने P लिख दिया और P2 को मैंने P0 कर दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तब जो मेरे पास समीकरण था P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच ये था, तो P2 को तो मैंने लिख दिया P0 और P1 को लिख दिया P। तब देखिए समीकरण क्या बन जाएगा, तब समीकरण बन गया है किसी भी ऊंचाई h के ऊपर, ये फलन h के रूप में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, h गुणा नहीं है फलन h के रूप में, तो किसी भी ऊंचाई के ऊपर है वो प्रेशर हो गया है PH बराबर P0 प्लस रो जी एच, जहाँ पर रो है वह जीरो डेप्थ, जीरो ऊंचाई के ऊपर दाब है। ओके, जब h का मान जीरो है, तब h का मान जीरो है तब ये P0 उसका दाब होगा। तो अगर इसका मैं ग्राफ खींचता हूँ तो एक सीधी रेखा होगी जिसका अंतखंड P0 होगा, तो h ऊंचाई के सापेक्ष में प्रेशर का ग्राफ खींचते तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, जहाँ पर ये दूरी है ये h बराबर 0 के लिए, तो ये अंतखंड P0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी लिक्विड में कोई भी दो समान बिंदुओं के बीच में जो दाब है वह समान होगा, और उसमें पात्र का आकार है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक पात्र है, अगर मैं कहूँ ये पात्र है
इसमें पानी है ये, तो अगर दो बिंदु समान हैं तो इनके बीच में बराबर बराबर दाब होगा। अगर पात्र का आकार ऐसा भी है फिर भी पानी भरा हुआ है तो दो बिंदुओं के बीच में जो दाब है वह समान होगा। तो दो बिंदुओं के बीच में पात्र का आकार कैसा भी हो, और इसी बात का ध्यान रखते हुए अपने लिए जो बॉडी का ब्लड प्रेशर नापते हैं या फिर गेज प्रेशर होता है टायर में हवा का प्रेशर नापते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट का जिसको मैनोमीटर बोलते हैं उसका निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसे बोलते हैं अपन गेज प्रेशर या गेज दाब। तो गेज प्रेशर या गेज दाब क्या होता है, इसको अपन पीजी बोलते हैं गेज प्रेशर को या गेज दाब को। वह होता है निरपेक्ष या रियल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वायुमंडलीय दाब है वो घटा दिया जाए उस प्रेशर में से जो प्रेशर है ओरिजिनल जो एब्सोल्यूट या निरपेक्ष प्रेशर दाब है, निरपेक्ष जो दाब है उसमें से वायुमंडलीय दाब को घटा दिया जाए तो जो शेष दाब बचता है उसको बोलते हैं अपन गेज दाब। और यह गेज दाब है, यह ओरिजिनल जो दाब होता है जिसको मैनोमीटर पढ़ता है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको अपन लेते हैं रेफरेंस फ्रेम, तो उसको अपन 0 के बराबर मान लेते हैं कि सपोज यह 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी टायर की हवा का प्रेशर है या बॉडी में ब्लड प्रेशर है उसका मान कितना होगा। तो उसी के आधार पर अपन फिर आइडिया लगाते हैं। अगर गेज प्रेशर का मान धनात्मक है, गेज प्रेशर का मान धनात्मक का मतलब ये हुआ कि वातावरणीय दाब से जो निरपेक्ष दाब है उसका मान ज़्यादा है तो दाब का प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उसमें दाब अर्थात दबाव महसूस होगा। अगर पीजी नेगेटिव अर्थात रियल प्रेशर कम है और वातावरण का दाब ज़्यादा है तो उसमें वैक्यूम जो होगा निर्वात प्रभाव उत्पन्न होगा। ओके, तो वहाँ पर फिर नॉर्मली क्या होता है कि जो एयर कण होते हैं, हवा के कण होते हैं वो वहाँ पर कम मिलते हैं अर्थात वो विरल होती है, डेंस नहीं होती है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है या टायर का प्रेशर है वो गेज प्रेशर के रूप में ही ज्ञात किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह अपना एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष दाब है वो क्या होता है, यहीं से देख लीजिए। देखिए निरपेक्ष दाब हो जाएगा वो पीजी प्लस पी एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो जिसको अपन रियल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पर इस माइनस साइन को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो पीजी प्लस पी एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका मान आएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो गेज प्रेशर है उनको अपन एज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के रूप में देखते हैं कि कोई भी वायुमंडल है, वायुमंडल में जो गैसेज हैं विभिन्न प्रकार की, उनका किस प्रकार का मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है देखिए, 78% तो नाइट्रोजन है, 21% के आसपास इसमें ऑक्सीजन है, 1% के आसपास ऑर्गन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, नियोन है, इस प्रकार की गैसेज हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो जो अपन ऊंचाई पर ऊपर की तरफ जाते हैं ये गैसेज का घनत्व कम हो जाता है, तो गैसेज का घनत्व इसमें कम हो जाता है। इसके लिए देखिए अपन एटमॉस्फेरिक दाब नापने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक पात्र है उसमें पारा भर लेते हैं, पात्र में भरे पारे में एक ट्यूब लेते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं, तो वह पारा बैलेंस की कंडीशन में जहाँ तक चढ़ता है वो सतह दोनों जब बराबर सतह होती है, बराबर सतह जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ऊपर की ओर जो पारा चढ़ा हुआ है वहाँ पर प्रेशर पी होगा। तब देखिए पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर है वो होगा वातावरणीय वायुमंडलीय दाब के बराबर में। तो यहाँ पर देखिए पी ए बराबर वातावरणीय दाब के लिए जो अपन सूत्र पे अपनाया है रो जी एच। तो यहाँ पर देखिए जो अपन ने सिलेंडर लिया है, जो ट्यूब ली है, इसकी जो ऊंचाई है वो 76 सेंटीमीटर लगभग होगी। तो उस 76 सेंटीमीटर के लिए अपन ऊंचाई के अनुसार उसका प्रेशर ज्ञात करेंगे। तो देखिए ऊंचाई है वो 76 cm है और पारे का घनत्व है वो 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो जी है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो इसका माना जाएगा 1.013 10⁵ पास्कल या फिर 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ने ज्ञात किया था वह। नॉर्मली प्रेशर को अपन टॉर के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन टॉर के रूप में ज्ञात करने का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जब अपन इसको पास्कल के रूप में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में ज्ञात करते हैं तो पारे का जो कॉलम है उसमें 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का वेट है उसके बराबर होता है। लेकिन टॉर के रूप में ज्ञात करेंगे तो जो पारा है उसका कॉलम है, उसका जो स्तंभ है उसमें 1 mm ऊंचाई तक का वेट होता है। तो 1 mm ऊंचाई के लिए वापस वही रो जी एच का मान ज्ञात करेंगे। तो रो जी एच क्या है 1 mm, तो 10⁻³ मीटर, रो का मान 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए जब मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा पी ए एटमॉस्फेयर हो जाएगा 133.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 टॉर के बराबर आता है। ओके,
तो इस प्रकार से अपन ने जो प्रेशर है, दाब है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपन ने डिस्कस की हैं। अभी अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, वह क्या होता है उसके बाद थोड़ा सा जानकारी अपन मैं मोटा मोटे तौर पर बता देता हूँ कि किसी भी द्रव की ठोस की सतह पर लगने वाला एकांक लंबाई में लगने वाला जो तनाव है वह उसका पृष्ठ तनाव, एकांक लंबाई में लगने वाला जो बल है वह उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब किसी भी द्रव या गैस के लिए बात करते हैं तो उसकी सतह की बात करते हैं तो उसकी सतह एक काल्पनिक सतह ही हो सकती है, क्योंकि उसकी सतह नॉर्मली ठोस की तरह नहीं होती। ओके, तो कोई भी द्रव है या गैस है उसके विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं, तो उन अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वह एक दूसरे अणुओं के मध्य लगता है, और नॉर्मली वो अणुओं के बीच में जो बल है वो अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है, संतुलन की अवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी दूरी आपस में बदलती रहती है, तो उनकी दूरी आपस में बदलती रहती है तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता रहता है। तो जो इंट्रा एटॉमिक फोर्स है वह अगर बैलेंस में नहीं है तो उनके बीच में खिंचाव उत्पन्न होता रहता है, और उस खिंचाव के कारण एक तनाव बल उत्पन्न होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। जैसे स्प्रिंग को खींचते तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, तो वह एक तनाव उत्पन्न होता है। और यह तनाव क्या काम करता है कि जैसे स्प्रिंग को अपन खींच देते हैं तो उसमें जो तनाव है वह बल है वह उस स्प्रिंग को वापस साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है, उसकी लंबाई को मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे उस द्रव और गैस के जो कण होते हैं वह उस पर जो काल्पनिक क्षेत्र है उसको मिनिमम न्यूनतम करने के लिए बाध्य होते हैं, तभी तो और न्यूनतम करने का मतलब होता है कि चारों तरफ से बराबर बल लगे। अब देखिए नॉर्मली यह एक स्क्वायर मैंने लिया है, इस पर चारों तरफ अगर बल लगाते तो बराबर बल नहीं लगता है, क्योंकि सेंटर से देखा जाए तो इनकी सबकी दूरी अलग अलग है। तो इसको बैलेंस करने की कंडीशन में क्या करेंगे, इसको गोल कर देंगे वो। तो जो सरफेस टेंशन है वो किसी भी सतह के निर्माण के लिए उसको क्या करता है, नॉर्मली सर्कुलर फॉर्म में कर देता है। तो जो द्रव है उसके पृष्ठ पर उत्पन्न तनाव है जो पृष्ठ के एरिया को मिनिमम करने का प्रयास करता है, उसको अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव नॉर्मली क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है किसी भी द्रव के काल्पनिक पृष्ठ पर खींची गई रेखा के लंबवत लगने वाले एकांक लंबाई के सापेक्ष बल है, उसको अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसा पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में वह रेखा के लंबवत लगता है। अर्थात जो पृष्ठ तनाव है वह जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसके उसकी एकांक लंबाई के लिए और उस रेखा के लंबवत दिशा में लगता है। जैसे ये रेखा खींची गई है तो उसके ऊपर की तरफ और नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बल लगेगा बैलेंस की कंडीशन में, और यह कोशिश करेगा कि जो स्क्वायर या कोई किसी भी विभिन्न प्रकार के रूप में है, किसी भी शेप में वो पृष्ठ लिया गया है उसको मिनिमम क्षेत्रफल की कंडीशन में ला सके। और मिनिमम क्षेत्रफल की कंडीशन का मतलब है उसको बैलेंस में कर सके। तो मिनिमम क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर है अपन उसको सर्कुलर फॉर्म में इसको ला सके। तो T बराबर हो गया F/L, बल बटे लंबाई। अगर लंबाई एकांक है तो वह जो पृष्ठ तनाव है वह उस एकांक लंबाई के ऊपर लंब दिशा में लगने वाले बल के समान होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल अपन इसे पृष्ठ तनाव को आगे डिस्कस करेंगे।